दौर से गुजर रही है, उसकी हिम्मत, उसको लेके कहीं कोई संदेह नहीं रहा, और बल्कि वो उससे जो उसके पास सुविधाएं हैं उससे ज्यादा बढ़ के सामने तौर पर आती रही है, और हमेशा भारतीय सेना पर गर्व रहा है हम सबको। चीन के साथ जो अभी फेस ऑफ हुआ, जो जो चीन की हरकत हुई, उससे भी उसने जिस तरीके से निपटा है वो अपने आप में उसकी मिसाल है, पूरे विश्व में मिसाल है। और चीन ऐसी शक्ति से को दबा करके रखना पहली बार शायद इधर हाल के वर्षों में हुआ है कि चीन अपने आप पीछे कर रहा है, उसने स्थितियों को स्वीकार किया है। तो ये सब कमाल भारतीय सेना के शौर्य, अदम्य साहस की वजह से हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सिस्टम में रही हैं जिसकी वजह से भारतीय सेना के हाथ बंधे रहते थे, और बहुत सारा काम, बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं हो पाती थी जो हमारी जरूरत की हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात होती थी जो सेना के साजो सामान की खरीद को लेकर के, उसमें भी कई संकट होते थे और बाधाएं बीच बीच में आती थी, और खास तौर से ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे बाधाएं आती थी। मोदी सरकार ने पर लगातार दबाव पड़ने के बाद, मैं जानबूझ के दबाव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, दबाव पड़ने के बाद एक केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कल ही यानी कि बुधवार को कैबिनेट में एक फैसला किया कि 200 करोड़ तक के साजो सामान की खरीद जरूरत भारतीय सेना के कमांड अफसर, कमांड के प्रमुख और उप सेना अध्यक्ष तक कर सकेंगे, उसका निर्णय कर सकेंगे। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, समझा जा रहा है। तो इसकी गंभीरता को समझने के लिए हमारे साथ हैं जनरल गुरमीत सिंह जी, जो इन पूरी आगे रहे पहले से, और उन्होंने काफी कुछ किया है, देखते रहे हैं। तो गुरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो फैसला है कैबिनेट का, वो कितना और कैसे उसको आप देखना चाहेंगे? अंकुर जी, सबसे पहले आपको जय हिंद, और सुनने वालों को भी मेरा हार्दिक जय हिंद। ये जो फैसला जिसके बारे में आपने जिक्र किया है कि आर्मी कमांडर्स और डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी, एयर और नेवल स्टाफ जो हैं, उनको 200 करोड़ का जो अनुमति दी है, जो इमरजेंट रिक्वायरमेंट या जो अर्जेंट एक्विजिशन वगैरह है उनके बारे में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा फैसला है। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन किया है, ये जो हौसला बढ़ा है गवर्नमेंट और इन ओहदों के साथ में, और जिस प्रकार से सरकार इन कमांडरों को एम्पावर कर रही है, ये काबिल तारीफ है। और मैं कहूंगा कि ये हमारे आत्मनिर्भर और हमारे फास्ट डिसीजन लेने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इससे अवश्य ही जो मिलिट्री की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, जो काम करने का तरीका है, हमारी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, और हर वक्त जो एक प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस की जो जरूरत है राष्ट्रीय सुरक्षा को, उसमें एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। बिल्कुल सही बात है। बीच में कुछ खरीद को लेकर के भी सवाल उठते रहे थे, और उनकी क्वालिटी को भी लेकर के सवाल उठते रहे थे। गवर्नमेंट ने तो ये हक दे दिया, लेकिन वो क्वालिटी पर कैसे नियंत्रण, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिसको, चाहे वो छोटे साजो सामान को लेकर के हो या बड़े साजो सामान को लेकर के हो, तो वो क्वालिटी पर नियंत्रण की स्थितियां को लेकर के भी काफी सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये जो इन ओहदेदारों की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिस प्रकार से आपने बात की क्वालिटी, तो जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है वो पहले से इख्तियार कर लिए जाते हैं, और उससे कोई हटकर फैसला नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जो भी सामान है उसकी क्वालिटी, उसका रिलायबिलिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो एक्विजिशन के पहले डिले होती थी, जो शैलोनेस थी, जो डेफिशिएंसी थी, और जिस प्रकार से कंट्रोल थे, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज्यादा थे, और इन ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स के कारण जो
डिले होती थी और जो प्रिपेयर्डनेस के ऊपर असर आता था वो इससे काफी हद तक साफ हो जाएगा। और जो बात आपने क्वालिटी की है, क्वालिटी एश्योरेंस की, और यकीन करना कि जो भी लेन देन है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और ये इन ओहदेदारों को परखा गया है, पूरा जीवन इनको परखा गया है, और उनको मालूम है कि एक भी गलत फैसला देश के लिए, सेना के लिए और जवान के लिए कितना हानिकारक होगा। तो अवश्य ही ये उनकी जिम्मेवारी है और पक्का उसको इंश्योर करेंगे कि जो भी सामान है उसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एकदम टॉप ऑर्डर की होनी चाहिए। अब आते हैं चीन पर। चीन के इधर जो चीन की तरफ से और चीन की तरफ से जो वीडियो हमें देखने को मिले हैं पिछले कल परसों में, वो अपने आप में हमारी मुस्कुराहट बढ़ाते हैं। और जो फोटोग्राफ्स आई हैं वो हमारा जज्बा बढ़ाते हैं, हमारे हिम्मत बढ़ाते हैं। और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने जब बयान दिया था कि उसने कहा था कि धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट होगा यहाँ से और सेनाएं, चीन की सेना पीछे जाएंगी, और उनको जिस तरीके से वहां से वो हटी हैं, और लगभग ये बताया जा रहा है कि 20,000 सैनिक अपने जो उनके जहां आगे बढ़ाए थे वहां से वो पीछे भी हटे हैं। ये बातें कितना महत्वपूर्ण रखती है, मैं फिर इस बात को, इससे पीछे कितना हटना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चीन अपने आज तक के इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा परसेप्शनल चेंज उसने किया हो? अखिल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये जो ईस्ट लद्दाख में जो एलएसी के ऊपर में भारत और चीन के बीच में डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ, और उसके पश्चात किस तेजी के साथ में पुल बैक हुआ, वहां पर जो दृश्य आए हैं, जो विजुअल्स और वीडियो आए हैं, जिस प्रकार हमने देखा कि 200 से ज्यादा टैंक रुडोक की तरफ गए हैं, 100 से भी ज्यादा गाड़ियां आई अपने सैनिकों को लेने के लिए, और जितने उन्होंने संगर, बंकर, ऑब्जर्वेशन टावर बनाए थे उनको तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। उसके अलावा जो उन्होंने इस इलाके के अंदर अपने सिग्नेट जो पत्थरों से बनाए हुए थे मैसेज, उनको भी तोड़ा गया, और पूरा का लैंड फॉर्म को दोबारा रिस्टोर किया गया। यानी कि जो स्थिति अप्रैल 2020 से पहले की थी उसी में लाने का जो कार्रवाई चल रहा है। और देखिए, ये तीन बातें, तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बताए थे कि इसको फेस तरीके से, इसको कोऑर्डिनेटेड तरीके से और वेरीफेबल तरीके से। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चाइना ने भी दो शब्द बहुत सुंदर इस्तेमाल किए कि ये जो पुल बैक है, ये जो स्टेटस को वापस रिस्टोर करना है, इसके लिए सिंक्रोनाइज और ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाएगा। और आपने एक बहुत बहुत सुंदर बात कही कि इसकी जो जो महत्वता है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, ये देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये हिस्टोरिकल है, ये मिलिट्री गाथा में एक बहुत बड़ा कदम है। पहली बार पूरा विश्व ने देखा है कि चाइना जिस इलाके में आया वहां से वापस गया है। और दाद देता हूं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिन्होंने ऐसा एक दृढ़ निश्चय, एक फर्म रिजॉल्व और जिस प्रकार से डटे रहे। और देखिए, 15 जून को जो भारतीय सेना ने किया गलवान के अंदर में, जो साहस, शौर्य और बलिदान का परिचय दिया, उसके बाद 29 अगस्त को जिस प्रकार से एक स्ट्रेटेजिक मूव किया और पूरी स्थिति को पलट दिया, उसके बाद में जो डोमिनेशन थी वो भारत की थी। और मैं तो कहूंगा कि ये जो जीत है ना, ये समूचे भारत की है। इसके अंदर में जो लीडरशिप ने हार्ड डिसीजन, रिजॉल्व और नेशनल विल दिखाया है, और जिस प्रकार से पूरा भारत इकट्ठा हुआ है। देखिए, हर भारतीय उतर आया है इस लड़ाई के अंदर में। जिस प्रकार हर भारतीय ने चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट किया, जिस प्रकार सरकार ने चाइनीज एप्लीकेशंस का बैन किया। देखिए, ये तो एक पूरे विश्व के लिए एक सबक था कि अगर आपने चाइना की जो ब्लिजरेंस और जिस प्रकार से 2020 में चाइना हर एक फ्रंट खोले हुआ था, अगर उसको डील करना है तो इंडिया से सीखो। और जिस प्रकार चाइना बहुत देर से विस्तारवाद के ऊपर में था, जिस प्रकार उसने अपना साइकोलॉजिकल वॉर,
मीडिया वॉर और लीगल वॉर लगा रखा था, जिस प्रकार पूरे दुनिया के लिए कोविड का संकट लेके आया, महामारी लेके आया, उसका क्या सलूशन है, ये भारत ने पूरे विश्व को एक लीडर की तरह बताया। और भारत की लीडरशिप, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और हर भारतीय, और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस पूरे जो कार्रवाई की है भारतीय सेना ने, उसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी और सिक्योरिटी फोर्सेस किस प्रकार एकजुटता, एक जॉइंटनेस दिखाया है, ये आने वाले पूरे बहुत सालों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए बहुत बड़े लेसन्स की बात है। और मैं तो कहूंगा कि इसने जो चाइना को सबक सिखाया है वो काबिले तारीफ है। जो खुद सबक सीखे हैं, जो खुद की प्राथमिकता के बारे में जो सबक सीखेंगे हम लोग, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। ये भारत के लिए एक हिस्टोरिकल और मिलिट्री गाथा में एक अलग ही पृष्ठ है, जो आने वाले 100 साल तक इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। भारतीय सेना के अदम्य साहस और के बारे में कोई सवाल नहीं है, कोई एक भी सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन इस बार जो ये देखा गया है, क्या भारतीय सेना, भारतीय सरकार ने या देश ने जो स्ट्रेटेजी दिखाई है, रणनीति दिखाई है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए जी, जो भारत ने रणनीति दिखाई है वो काबिले तारीफ है। रणनीति वही सफल होती है जो आखिर में आपको रिजल्ट दे। और आपने देखा है 10 फरवरी से चाइना पहली बार हिस्ट्री में ऑक्युपाइड जगह से वापस गया है। क्यों वापस गया है? क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। पहली स्ट्रैटेजी हमारी ये रही है सदा ही कि हम एग्रीमेंट्स की इज्जत करते हैं। हमने जो किसी के साथ में निर्णय लिया है, एग्रीमेंट है, उसकी इज्जत करते हैं। और सबसे पहले समझ आया कि चाइना एग्रीमेंट की इज्जत नहीं करता है, लेकिन हम अपने आधार, अपने सिद्धांत और अपने असूलों पे एकदम अड़े रहे। अगली जो स्ट्रैटेजी ये थी कि हम लोग अपना प्रोफेशनलिज्म के साथ में काम करेंगे। हमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा। हमने जो एक सैनिक का धर्म होता है, साहस, शौर्य, बलिदान, जो नेशन फर्स्ट और जो सोवरेनिटी, संप्रभुता। और अगली जो स्ट्रैटेजी बताई है कि हमारे कुछ रेड लाइंस हैं। हमारी जो संप्रभुता, हमारा जो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना, हमारे राष्ट्र की रक्षा, 1 इंच नहीं देंगे हम अपना जमीन को किसी को। ये है हमारी स्ट्रैटेजी। अगली बात ये कि जिस प्रकार से एक जॉइंटनेस से, एक वननेस से भारत ने काम किया है, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। मैं तो कहूंगा अगर आप हर एक स्ट्रैटेजी को देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी थी, ये ऑल गवर्नमेंट अप्रोच थी, ये एंटायर नेशन अप्रोच थी। इसके अंदर में गवर्नमेंट का हर एक जो एलिमेंट ऑफ पावर होता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, डिप्लोमेसी हो, इंफॉर्मेशन, मीडिया, पब्लिक वॉइस, हर एक चीज उभर के आई है। तो ये समूचे भारत को, और इसके साथ में मैं कहूंगा कि देखिए जिस प्रकार भारत ने चाइना का जो प्रोपेगेंडा वॉर था, जो साइकोलॉजिकल वॉर था, मीडिया वॉर था, उसको भी किस प्रकार से एकदम डट के उसके सामने में खड़े हुए हैं और उसके साथ में भी लड़ाई की है। हाँ, इस चुनौतियों, इस स्ट्रैटेजी के बीच में हमको अपनी कमजोरियों को भी पता चला है। कमजोरी जिस प्रकार से अभी भी कुछ लोग हैं जो एंटी इंडिया, चाइना प्रॉक्सी, चाइना लॉबी के बारे में काम करते हैं, जिनकी सोच विचार अभी भी मैं कहूंगा कि नेगेटिव है, जिनको इंप्रूव करने की जरूरत है। उस क्षेत्र के अंदर में भी जो स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी चुनौतियां हैं उसमें। और ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रैटेजी वही सफल होती है जिसका रिजल्ट अच्छा हो, और रिजल्ट हम सबके सामने में है। तो अवश्य ही ये भारत की रणनीति, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज और काम करने की जो शैली है, वो बहुत ही सफलतापूर्ण। आपने जो आखिरी बात कही कि कुछ देश विरोधी और जो लोग हैं, जो सोच है, उसको थोड़ा सा अगर स्पष्ट और करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जी, मैं एक फौजी हूं। पॉलिटिशियंस की क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये उनका। अच्छा, आपका मतलब था कि लेकिन नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखिए,
मेरे सोच विचार में ऐसा है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की होती है, जब बात रक्षा चुनौतियों की होती है, तो उसके अंदर में इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि कुछ लोगों ने अपना एजेंडा और बायस के बाद में एक मतलब बहुत ही मैं कहूंगा एक लीडर रहे हैं जिन्होंने कहा कि ये जो डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं ये भारत के लिए आत्मसमर्पण है। ये तो बिल्कुल गलत है। एक और ने कहा कि जो हमारी एलएसी है वो फिंगर 4 तक है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। हमारी एलएसी फिंगर 8 तक है। और अभी इस हालत के अंदर में क्योंकि चाइना ने एलएसी का स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की थी यूनिलैटरली, उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया वो एलएसी को और उसके एग्रीमेंट को, और अभी वो एलएसी से अपनी तरफ चाइनीज की तरफ में यानी कि ईस्ट की तरफ में वापस मुड़ रहे हैं। और काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी। लेकिन जब बात सुरक्षा की होती है ना, उसमें हम अपने नागरिकों को, अपने देश को और कॉग्निटिव डोमेन के अंदर में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि ये एक चुनौती है और इस चुनौती को पूरा करने के लिए जो हमारी रणनीति है वो हमारी जो नैरेटिव है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए हमारा नैरेटिव क्या है और बिल्कुल एकदम स्पष्टता से बताना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितना भी इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन होता है और जो चाइना प्रॉक्सी और लॉबी काम करते हैं उसके विरुद्ध हमको कार्रवाई करने की बहुत बहुत जरूरत है। जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको डोमिनेट करना बहुत अनिवार्य है। ये एलएसी को लेकर के मैंने पिछली बार भी ये बात आपसे की थी, वो अक्सर स्पष्टता नहीं रही है। और आपको ऐसा क्या लगता है, क्या खास तौर से चाइना के साथ में, चीन के साथ में उसकी समस्या तो समझ में आती है, वो कभी भी किसी देश के साथ में वो अपनी सीमा रेखा स्पष्ट नहीं करता है। लेकिन सवाल ये है कि उसका समाधान क्या है, कैसे उसको उसका हल क्या निकलेगा, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। अक्कू जी, मेरे को जीवन में वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो समाधान, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे रहते हैं। और आपने ये प्रश्न किया, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं कहूंगा कि इस पल से आगे सबसे पहले प्राथमिकता है कि जो डिसएंगेजमेंट का हमने शुरू किया है फेज कोऑर्डिनेटेड और वेरिएबल तरीके से, और जो चाइना भी इसमें एक रिटर्न फॉर्म से एग्रीमेंट साइन किया, इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। सबसे पहले ऑन ग्राउंड जो है डिसएंगेजमेंट हो, डी एस्केलेशन हो और डी इंडक्शन हो इस इलाके से, ताकि ये जो 2020 का जो चैलेंज था ईस्ट लद्दाख का, ये इसमें कमी आए। पहली बात ये। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारा ये चुनौती है कि एलएसी क्लैरिफिकेशन की जाए। 2002 में हमने ईस्ट लद्दाख की एलएसी क्लैरिफिकेशन के लिए मैप एक्सचेंज करने की कोशिश की थी। मैं भी खुद उस पार्टी का हिस्सा था जो बीजिंग गए थे, क्योंकि मैं डायरेक्टर चाइना था मिलिट्री ऑपरेशन में, तो कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हुआ। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना में विजिट में गए थे। उन्होंने कहा था कि एलएसी क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज को दोबारा शुरू करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि 2020 ने यह सबक दे दिया है कि दोनों ही देश के बीच में अगर हमको एलएसी के ऊपर में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए तो एलएसी क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज को दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं सोचता हूं कि क्योंकि चाइना ने 2020 में जो हमारे एग्रीमेंट्स, 5 एग्रीमेंट्स थे, 1993 पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, 1996 सीबीएम इन मिलिट्री फील्ड और इसी प्रकार 3 ऑन बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल के बारे में, उसमें जो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार उसमें विश्वास टूटा है एग्रीमेंट में, भारत को पीएलए और चाइना और उनका एग्रीमेंट के तहत चलने के बारे में विश्वास टूटा है 2020 में। इसलिए उन सब एग्रीमेंट्स को एक दोबारा नजर करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, ताकि ऐसी वाली स्थिति दोबारा ना आए। तो मैं एक बार फिर समअप करता हूं। सबसे पहले हमको डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस शुरू किया, इसको अच्छा से इंप्लीमेंट करना चाहिए। जो अगले फेज हैं और जितने जो फ्रिक्शन पॉइंट है उन सबको ठीक करना चाहिए। दूसरा, एलएसी क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज को दोबारा फिर शुरू करना चाहिए। तीसरा, जो बॉर्डर है, बॉर्डर सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एनएसए के लेवल के ऊपर में जिसकी 23 मीटिंग हो चुकी है, उसको आगे लेके जाना चाहिए। और अगली बात यह है
कि जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनको दोबारा देखना चाहिए। इसके अलावा मैं कहूंगा कि एक बात चाइना को भी समझ आ गई है कि देखिए हमारी प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बॉर्डर एरिया, लेकिन ये हमारे इलाके में है, हम अपने इलाके में क्या करते हैं ये हमारी प्राथमिकता है, तो इससे उनको ज्यादा चौंकना नहीं चाहिए। और अगली बात यह है कि हमको ऐसा एग्रीमेंट ऐसा प्रोसेस बनाना चाहिए कि दोनों का आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, और अवश्य ही इस तरफ में मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हम काफी देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि हमारी अप्रिपेयर्डनेस, हमारी रेडीनेस और हमारा जो फोकस और प्राथमिकता होनी चाहिए नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ, मतलब चीन की बॉर्डर की तरफ में, उसको दोबारा से एकदम और पुख्ता करना पड़ेगा। और किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने का ये जो हमने सबक सीखा है, ये सबसे बड़ा सबक है। क्या आज आज भी आप ये मानते हैं कि चीन अगर डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुआ है तो उसके पीछे गैल्वेन में जो हुआ, पहले चीन ने जो हरकत की और फिर हमने जो काउंटर एक वो किया था उस पे, वो एक बड़ी घटना थी जो भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के साथ जिस तरीके से उनको पीछे घसेड़ा और उनमें काफी लोगों की उनकी जानें भी गई, वो बात दूसरी की सार्वजनिक तौर पे चीन अभी बहुत ज्यादा कुछ स्वीकार नहीं कर रहा है। तो क्या इस डिसएंगेजमेंट के पीछे एक भारत का जो आक्रामकता है वो काम आई है? अखू जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि चाइना पीछे क्यों हटा, इसके पीछे क्या रीजंस थे। मैं अगर बारीकी से देखें तो देखिए, सबसे पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां की, जो परिचय उन्होंने गलवान वैली में 15 जून को दिया, ये एक मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि हम संप्रभुता के लिए, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, अपने असूलों के लिए बलिदान देना जानते हैं। दूसरी ये बात थी कि जो मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म है उसमें जो 29 अगस्त को जो एक स्ट्रेटेजिक मूव किया, वो एक बहुत बड़ी सफलता थी। उसमें किस सरप्राइज से किया, किस तेजी से किया और किस एक क्लैरिटी से किया जिसने पूरी स्थिति को बदल दिया, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। क्योंकि उसके बाद जो चाइना का एटीट्यूड था, जो चाइना की सोच थी, उसमें खास बदलाव आए। इसलिए आपने देखा कि पहली 5 मीटिंग के बाद में जो मीटिंग्स हुई और जिस प्रकार से 8th मीटिंग, 9th मीटिंग और जो 29 अगस्त को किया, और फिर 10 सितंबर को जब विदेश मंत्री मिले तो उन्होंने फिर 5 पॉइंट्स के ऊपर में सहमति जताई कि किस प्रकार से डिसएंगेजमेंट हो सकता है। और मैं कहूंगा देखिए, इसके अलावा चाइना को हमारी लीडरशिप किस प्रकार से काम करेगी ये पूरा ज्ञान नहीं था। और जिस प्रकार से हमारी लीडरशिप ने एक हार्ड डिसीजन, रेजोल्यूट रिजॉल्व और नेशनल विल को आगे किया, और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी लीडरशिप ने पूरे देश को इकट्ठा किया, वननेस, ज्वाइंटनेस, और ये एक मेरे को लगता है कि जो चाइना की घबराने की एक बात और थी कि जिस प्रकार से हमने हर एक एलिमेंट ऑफ पावर, यानी कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, और जिस प्रकार से, और उनको पता चल गया एक बात की, देखिए उन्होंने ये जो किया था 2020 में, उस वक्त किया जब कोविड की महामारी थी। हमने कोविड का भी सोल्यूशन ढूंढ लिया, ईस्ट लद्दाख का भी समाधान ढूंढ लिया। तो ये जो ताकत उभरी है भारत के अंदर में, जो लीडरशिप सरकार और हर एक ने किया है, और मैं कहूंगा कि देखिए ये जिस प्रकार से एक जवान वहां पर डट के खड़ा रहा, स्थिति बहुत नाजुक थी, कभी भी लड़ाई हो सकती थी, आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन थी, टैंक्स एक दूसरे के सामने में थे और जवान एक दूसरे के सामने। और देखिए ये कब हुआ, तब हुआ जब बिल्कुल विंटर, घोर विंटर, और तब हुआ कि जब स्नो, माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन की कमी। तो ये दिखाता है कि हमारा सैनिक क्या है, हमारा सोल्जर क्या है, ये उसके जो चरित्र है, उसके काम करने की शैली है, उसने डराया है चाइना को। और मैं कहूंगा कि देखिए, अगर चाइना पीछे हटा है तो हमारे सैनिक, सेना, सरकार, लीडरशिप और पूरा भारत जो इकट्ठा हुआ है उसके कारण। नहीं तो हिस्ट्री में पहली बार है कि चाइना किसी ऑक्युपाइड इलाके से पीछे हटा हो।
चीन तो ठीक है, चीन से तो हम लोगों ने कर लिया, पाकिस्तान को हम हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की सीमा पर अभी जो कुछ गतिविधियां इधर देखने को आई, खास तौर से उनके आईएसआई को लेकर के मामला देखने को आया है, क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चल रहा है, क्या उस पर भी हमारा पूरा उसी तरीके से फोकस है? और कहीं तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हम, कुछ लोगों को देश में लगता है कि पाकिस्तान सीमा उसकी वनरेबिलिटी को लेकर के एक सवाल उठते हैं। देखिए जी, आपने 2020 में देखा कि किस प्रकार भारत की सेना ने इकट्ठा एलएसी और एलओसी के ऊपर में कमाल दिखाया है। और मैं कहूंगा कि 2020 को अगर आप देखें तो जो ऑल आउट ऑपरेशन से जम्मू कश्मीर के अंदर में, उसमें बहुत बड़ी सफलता, 205 टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा है। और जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को हर एक पहलू पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो एलओसी के ऊपर में हो, काउंटर टेररिज्म में हो, हर एक में उसको एकदम पछाड़ा है। और भारत की तो अभी जो सोच है ना पाकिस्तान के बारे में, वो अलग स्तर के ऊपर में। पहले तो हमारी जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म को लेकर। दूसरी ये है कि पाकिस्तान के साथ में तब तक बात नहीं होगी जब तक वो टेरर से हटता नहीं है। तीसरी बात, अभी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक और पूरे विश्व ने एक बेड़ा उठाया है, आपने देखा कि एफएटीएफ जिनकी अभी मीटिंग चल रही है, किस प्रकार पाकिस्तान के ऊपर में एक वो दबाव, जो वर्ड आपने यूज किया था, वो चल रहा है। और एक बात पक्की है, भारत का जो रेड लाइन है ना पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को अवश्य लिया जाएगा, और जल्दी से। ये बात है सिर्फ एक डिसीजन की और टाइम की। इसके अलावा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पक्का फेल होगा। और उसके अलावा जो जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने ही देश को लूटा है, उनकी पाकिस्तान आर्मी आईएसआई ने, जिस प्रकार उन्होंने अपने ही अवाम को सिर्फ टेररिज्म में ठोका है, तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने अपने आप से ही अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार उनकी बालूचिस्तान में, सिंध में, पश्तून में कार्रवाई चल रही हैं, तो अपने आप ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने नापाक गठबंधन करके चीन के साथ में अपने आप को पूर्ण रूप से उनके पास में गिरवी रख दिया है, बेच दिया है, और अपना अस्तित्व खो बैठा है। अभी पाकिस्तान की जो हालत है, कोई भी पहलू ले लीजिए आप, गवर्नेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन, इकॉनमी, आप देखिए उनकी इकॉनमी की क्या हालत हो गई है। एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है इकॉनमी में। और आपको मालूम है डिप्लोमेसी में बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। जिस प्रकार सऊदी अरेबिया, जिस प्रकार यूएई, कतार ने उसको एकदम पिछाड़ दिया। वो उसका सीमा सिर्फ 3 नापाक गठबंधन में है, चीन, टर्की और मलेशिया। उसकी हालत तो इस प्रकार है कि, और आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में सबसे पहला कदम यही होगा कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान, और जो टेररिज्म का है ना, जो कश्मीर का रुख बदल गया है। आज के दिन में जो अवाम है आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां टेररिज्म पनपे। और पूरे अवाम ने एक फैसला कर लिया है, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन, जिस प्रकार से सहयोग। और आपने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, किस बढ़ चढ़ तरीके से जो न्यू लीडरशिप है, जो जमीन से उगला है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में कश्मीर के अंदर में जो डेवलपमेंट होगी, ये सबके सामने ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कई पक्षों को एक साथ लिया, और आभार आपका नवोदय टाइम्स पंजाब की स्थिति से बातचीत करने के लिए। जय हिंद।